फेफड़े हमारे जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी अंग है, लेकिन इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारे लंग्स की हेल्थ बिगड़ जाती है। तब हम ये महसूस करते हैं कि जीवित रहने के लिए सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। हमारी सांसें सही से चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं, उनके अर्ली साइंस, उनके वार्निंग साइन हमें पहले से ही पता चल जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फेफड़ों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी। आप PGIMS रोहतक में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं। साथ ही डॉक्टर साहब सीनियर प्रोफेसर भी हैं और कोविड-19 हरियाणा स्टेट नोडल ऑफिसर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू पूनम। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब बात आती है कोविड-19 की, हम बात करते हैं कोरोना महामारी की, तो जब सेकेंड वेव कोरोना की आई थी उस वक्त लोगों के फेफड़ों पर कोरोना ने बहुत बुरा असर डाला था। अब जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें अपने फेफड़ों की ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है या क्या क्या उन्हें सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है? पूनम, ये आपका सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें 2020-2021 और ख़ास तौर पे सेकंड वेव में काफ़ी डैमेज हुआ था लोगों को, क्योंकि नंबर एक बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर लगभग 20% लोगों को अगर आप मान के चलें कोरोना के अंदर सांस की दिक्कत हुई थी या तकलीफ़ हुई थी, उसमें से 5% के करीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और अब तो डाटा भी बता रहा है कि लगभग 1000 के ऊपर 18 लोगों की डेथ हुई जिनको हुआ कोविड। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें लंग के अंदर कई डाटा छन के आया कि जब फेफड़े पे निमोनिया हुआ, जो कि ऐसा नहीं कि पहली बार कोरोना में हुआ, ये कोरोना के जो पहले रूप थे, मर्स कोवी था, सार्स-1 था, या इवन इन्फ्लुएंजा के अंदर जो एपिडेमिक्स थी, तो जो ये वायरल निमोनिया के कारण चोट लगी और उसकी रिकवरी के अंदर ये महसूस किया गया कि जब रिकवरी हुई तो वो जो एरिया नॉर्मल होने की जगह वह फाइब्रोसिस हो गया, जिसके कारण काफ़ी लोगों को सांस की तकलीफ होने लगी। गैस एक्सचेंज जो फेफड़े में होता है वो नहीं हो पा रहा था। और ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने ये रियलाइज़ किया है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। तो अच्छी बात यह है कि जो उस समय चोट लगी उससे निकलने में कष्ट तो हुआ है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी कम हुई है। एक चीज़ उसमें भी वेरियस शेड्स हैं। कहने का मेरा अभिप्राय, जिनको ज़्यादा चोट लगी, टाइम लगा, उनको रिकवरी में टाइम लग रहा है। जिनके कम चोट लगी उनको रिकवरी में जल्दी टाइम मिल रहा है। और तीसरी चीज़ एक और देखी गई कि काफ़ी लोगों को सांस की दिक्कत आ रही थी, और उस सांस की दिक्कत के साथ साथ फेफड़े के साथ साथ लगभग हमने 5-1% लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम भी पाई है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि क्योंकि कोरोना ने काफ़ी लंबी मात्रा में, अगर हम अपना सीरो सर्वेलेंस का डाटा देखते हैं, लगभग 75% लोगों ने थर्ड सीरो सर्वे किया था जो कि ओमिक्रॉन की वेव से पहले था, उसको हरियाणा स्टेट में इफेक्ट किया था और कंट्री के अंदर वो लगभग 66% के करीब आ रहा था। अगर मैं उसके अंदर 2% की भी या 3% को भी मान लूँ कि फेफड़ों के अंदर चोट लगी और उनको लंबे टाइम तक हमें फॉलो करना है, तो आप उसका बर्डन ऑफ डिजीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि वो ग्रेजुअली लोग अब उससे रिकवर कर रहे हैं और वापस अपने जीवन यापना जो करना है उसके अंदर जा रहे हैं। जी, तो उन्हें अब कुछ विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है? देखिए, जो भी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको अपने एक जिस भी डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, चाहे इंटरनल मेडिसिन वालों को, चाहे आपका सांस वाले डॉक्टर्स को या हार्ट वाले डॉक्टर्स को, या कई पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी थे, तो उनके साथ लगातार संबंध में रहे, जो कि हमेशा चाहिए। और आपका जो फॉलोअप है वो कांस्टेंट उनके साथ रहना चाहिए। और अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत हो तो तुरंत इमरजेंसी या जो आपके हॉस्पिटल्स, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, उसमें जाके दिखाएं। एक सिंपल भाषा में चाहिए कहूँगा कि दे मस्ट स्टे इन कांटेक्ट, रेगुलर, लगातार संपर्क में स्वास्थ्य सेवाओं के रहे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले हमने नो स्मोकिंग डे मनाया। स्मोकिंग लोग कम नहीं करते हैं, बात जब करते हैं हम तंबाकू, खैनी, गुटखा, इन सब चीज़ों की, तो वो
ऐसा सुनने में आता है, हम अक्सर सुनते हैं कि ये हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से हमारे फेफड़ों को ये डैमेज करते हैं। देखिए पूनम जी, इसमें दो चीज़ें मानने की, टोबैको है जोन सी हम बात नहीं करते हैं, पर ये सबसे बड़ी एडिक्शन है और उसके एडिक्शन का कारण उसमें एक जो केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग के एक हिंदुस्तान के अंदर बड़ा धार्मिक संबंध भी रहा है बाबाओं के साथ पुराने टाइम से। हमारे पहले में आपने देखा होगा चिलम होती थी पहले, फिर ग्रेजुअली हुक्का हुआ और हुक्के के साथ साथ फिर बीड़ी हुई और एक इसका एक सामाजिक एक्सेप्टेंस है। और अगर आप देखेंगे, अगर रूरल फोक में या ग्रामीण परिवेश में बात करेंगे, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो सामाजिक किसी का बहिष्कार करना तो कह देते हुक्का पानी बंद, क्योंकि एक उसका रिलेशन है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक गांव के अंदर या अगर आप जाएं अर्बन सिटीज में या कस्बोज में, आज भी लोग एक हुक्के के ऊपर बैठ के बात करते हैं और उसी का एक एक्सटेंशन आज के दिन आप सिटीज में मॉडर्न वे में हुक्का बार्स देखते हैं जिसके अंदर वो स्मोकिंग करते हैं। और कई तरह की दवाइयां भी स्मोकिंग के थ्रू ली जाती हैं जिससे नशा होता है, जिसमें आपका गांजा भी है, हशीश भी है और तरह के रिफाइंड सब्सटेंसेस हैं। तो और आज के दिन उसको हुक्के को और निकोटीन की प्रवृत्ति लेने की सिगरेट स्मोकिंग को कम करने के लिए आपकी एक नई चीज़ आई है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बोलते हैं, ताकि आपको उससे छुटकारा मिल सके। लेकिन हमने ये पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के अंदर भी इंग्लैंड यूएसए में एक वैपिंग इंजरी जिसको हम बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रोसेस को वैपिंग, आप लंबा सांस लेके अंदर करके रोकते हैं, तो फेफड़ों में जैसी आपने कोविड में इंजरी देखी वैसी वैपिंग इंजरी यंगस्टर्स के अंदर और ग्रुप्स में जब वो कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से वो देखी। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी चीज़ को जो रूटीन में आपके शरीर को नहीं चाहिए, अगर आप उसको बहुतायत मात्रा में या किसी भी मात्रा में अंदर शरीर में लेंगे तो बॉडी के अंदर केमिकल इंजरीज होती हैं। निकोटीन का जब आप इनहेलेशन करते हैं, जब निकोटीन को इनहेल करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। आप बर्निंग के साथ लेते हैं, चाहे वो हुक्का है, चाहे आपका सिगरेट है, चाहे बीड़ी है। जब वो बर्निंग होती है जोन सी, जिस तरह से आप देखेंगे बहुत पैरालिसिस बोलते हैं हम इसको, जो स्लो, अगर आप मैं इसको बड़ा क्रूड एग्जाम्पल दूँ, अगर हम गाँव में जाएँ या करें तो हम गो से जलाते हैं, वो धीरे धीरे जलते रहते हैं, उससे काफ़ी देर तक रहता है। तो जो ये प्रोसेस है पैरालिसिस का, इसके ज़रिए जब गर्म हवा अंदर जाती है तो जो आपकी महीन जो उनसे ऊपर कवरिंग होती है एयरवेज की या जो आपकी श्वास नालियों की, उसको ये डैमेज करती है। और वहाँ से जब ये अंदर फेफड़े में जाती है, गैस एक्सचेंज होता है, तो ये निकोटीन कोटिनिन का हम उसका एक डेरिवेटिव लेते हैं, वो आपके शरीर में जाता है और वो न्यूरोस्टिमुलेशन का तरह काम करता है। और उसके कई सारे शरीर के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट असर हैं। तो आपके शरीर को उस निकोटीन की आदत पड़ जाती है, इस कोटिनिन की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए जब कितना आदमी ने सिगरेट लिया पिया, हम यूरिन के अंदर कोटिनिन से देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जिससे आपका रैप होता है, इसके साथ साथ आपका बीड़ी में तेंदू पत्ता होता है, जब वो जलता है, करता है, पैरालिसिस होती है, तो उसके साथ लगभग अगर आप देखेंगे 200 से 300 तरह के केमिकल्स हैं जो उनसे वो रिलीज होकर बॉडी में जाते हैं। और उसमें बेंजीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे इस तरह के आते हैं, कार्बन, उनका बहुत बड़ा रोल है। सो द नेट रिजल्ट इसकी, जब आप ये स्मोकिंग करते हैं, आपकी जो अंदर महीन नाली जिसको म्यूकोजा बोलते हैं हमारी भाषा में, उसकी इंजरी होती है। उसके कारण जो सिक्रीशंस बनते हैं, जो सेल्स होते हैं जहाँ वहाँ जो उनसी ग्रंथियाँ होती हैं, वो ज़्यादा सिक्रीशन है क्योंकि इरिटेबिलिटी हो रही होती है। तो आप इससे देखेंगे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको खांसी की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से कफ रिसेप्टर्स उसके अंदर स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद उससे बलगम बनना शुरू होता है, जो आपको भी मैंने अभी बताया कि ग्रंथियों में सिक्रीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कई लोग अगर नहीं ले पाते निकोटीन या की मात्रा जब कम हो जाती है तो वो एकदम घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, इसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं। तो इन पेशेंट्स को और इन लोगों को जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, उन लोगों को फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। इसलिए ये एक साइको एक्टिव कंपाउंड है जो कि आपके ब्रेन के अंदर न्यूरो मॉड्यूलेशन करता है। हार्मोन्स जो ऊपर जो आपके सिक्रीशंस हो रहे हैं, वहाँ पे जो केमिकल्स हो रहे हैं,
उनके अंदर ये एक तरह का सुख की प्रवृत्ति का देता है और सेल्स को उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। तो इसलिए जो कंट्री के अंदर डिपेंडेंस है निकोटिन की, वो एक बहुत बड़ा कारण है और हम एज ए फेफड़ों के फुफ्फुस रोग के विशेषज्ञों के रूप में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, आपने छेनी की बात की, आपने बात करी कि आप लोग अपना मुंह के अंदर ये जर्दा रखते हैं, ये तंबाकू है। वो तंबाकू जब वो च्यू करते हैं तो उससे अंदर सिक्रीशन जाता है और इसीलिए माउथ का कैंसर इंडिया में जहां भी छेनी, जर्दा या टोबैको च्यूइंग हो रही है बहुत हाई है। और इसके जो दुष्प्रभाव हैं स्मोकिंग के, वो हम बड़े कॉमनली देखते हैं। उससे जो आपके सेल्स, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक्शन चेंज हो जाता है, वो कांस्टेंट स्टेट में लगातार, वो एक तरह से आप ये कहिए कि चार्ज स्टेट में रहते हैं। अगर आप चार्ज स्टेट में रहेंगे तो उससे आप रियलाइज करेंगे कि डैमेज ज़्यादा होता है। सो नेट रिजल्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि कॉमन है। इसके अंदर COPD उसका रूप है जो होती है, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। इसी तरह से जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके अंदर ये कुछ जेनेटिक चेंजेस कर देता है, जिसके कारण सेल लाइनिंग के अंदर हमें लंग कैंसर का खतरा बहुत पैदा हो जाता है। और अगर आप देख के चलेंगे, जो भी हम लंग कैंसर देखते हैं आज के दिन आदमियों में, उसके अंदर ब्रिटिश स्टडी आई थी 1952-53, उन्होंने डॉक्टर्स को फॉलो किया था। उसके बाद इसका संबंध सिगरेट स्मोकिंग का लंग कैंसर से एस्टैब्लिश हुआ था। ये नहीं कि ये सिर्फ लंग कैंसर करता है, ये और तरह के कई कैंसर्स के अंदर भी बढ़ावा देता है, बिकॉज ये केमिकल्स बॉडी में जाके डिफरेंट जगह एक्ट करते हैं। इसी तरह से ये जो स्मोकिंग है सिर्फ कैंसर ही नहीं करती है, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज, जो हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट की बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसको भी ये प्रेसिपिटेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आप ये मान के चलिए कि जो भी आप केमिकल अंदर लेके जा रहे हैं, ये एक तरह का वैसा बाण है जो एक बार शरीर में घुस गया तो जब तक ये जहाँ इनके ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन्स हैं, वहाँ जाके अटैच नहीं होगा, अपना काम नहीं करेगा, तो इसलिए उसके ऊपर अपनी छाप और असर छोड़ के जाएगा। तो कॉमनली जो लोगों को सिगरेट छोड़ने में दिक्कत आती है वो इस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस के कारण आती है। और इसके मैंने जो दुष्प्रभाव हैं बहुत ब्रीफ में आपको मैंने बताए हैं, लेकिन इससे अगर आप देखेंगे लोगों के पैरों में नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं और कईयों को अंगूठे कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, इसको हम बर्जर्स डिजीज बोलते हैं। इसी तरह से आपका सिगरेट स्मोकिंग के कारण हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन अटैक, जिसको आम भाषा में हम लकवा बोलते हैं, वो हो सकता है। इसके कारण लोगों को इम्पोटेंसी भी हो जाती है, क्योंकि आपकी जो महाधमनी है, जिसको एओर्टा बोलते हैं, उसकी बाइफर्केशंस के ऊपर सारे का सारा जो प्लाक बनता है, जो निकोटीन के कारण जो और स्टिमुलेशन होती है। हम कोलेस्ट्रॉल को तो एक जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ जब ये इसका मिलाप होता है तो ये और खतरनाक हो जाता है। लीवर जब डैमेज होता है या कोई दिक्कत आती है तो वो अपने आप से ठीक हो जाता है। ये ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी नेमत दी है, हम यही कहेंगे। अब जो लोग स्मोकिंग छोड़ चुके हैं उनके फेफड़ों पर तो असर हुआ ही है, क्योंकि जब उन्होंने स्मोकिंग की तो उसके दुष्प्रभाव फेफड़ों पर पड़े। अब स्मोकिंग छोड़ने के बाद क्या फेफड़े भी अपने आप से सही हो जाते हैं? अगर कोई हमसे पूछता है कि COPD का डेफिनेटिव इलाज क्या है और बीमारी को आप कैसे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं, तो उसका एक ही जवाब होता है कि आपको स्मोकिंग, चाहे सिगरेट है, चाहे बीड़ी है, चाहे हुक्का है, बंद करना पड़ेगा। आप एज के साथ अगर देखेंगे, कोई भी बॉडी के अंदर मैक्सिमम रिजर्व आपका 30 साल के आसपास होता है बॉडी के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे रिजर्व डाउन होना शुरू हो जाता है। वो फेफड़े, उससे कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो ये जो रेट ऑफ डिक्लाइन होता है, जो आपके फंक्शन कम होने का होता है, वो लगभग दुगना तिगना हो जाता है। और ये स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप स्मोकिंग करना बंद कर दें तो जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ फॉल है, जो आपका जो फेफड़ों का फंक्शन है, डिक्लाइन है, वो कम हो जाता है। और 5 साल तक प्रैक्टिकली वो आपका जो नॉर्मल डिक्लाइन है उस पर आ जाता है। लेकिन क्योंकि आप जिस बेसलाइन से शुरू करते हैं कि ऑलरेडी डैमेज हो रखा है, तो इसलिए टोटल आपका जो डैमेज है फेफड़े को हमेशा ज़्यादा रहता है, चाहे वो डिक्लाइन कम होके आ जाए। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि जब आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो एडिशनल डिक्लाइन होता है वो रुक जाता है।
लेकिन हाँ, लिवर की तरह फेफड़ा अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम रीजनरेटिव जो कैपेसिटी होती है, जो नियमत आपने बोली बिल्कुल ठीक बताया, वो भी लिवर में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर आप देखेंगे बहुत अल्कोहल पिएंगे, शराब पिएंगे, करेंगे तो सिरोसिस हो जाता है, और उसमें वो जो सेल्स आने चाहिए वो गलत तरह के सेल्स आके उसको सुकड़न कर देते हैं, जो कि सिरोसिस के अंदर दिखता है। इसी तरह फेफड़े के अंदर हम इसकी इलास्टिसिटी की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिसको हम वो जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसको हम एम्फिसीमा बोलते हैं, जो एल्वुलस होता है, जो कि आप मान के चलिए कि अंगूर के गुच्छे की तरह, जहाँ से सांस के अंदर वायु का और ब्लड का आपस में एक्सचेंज होता है, उसको हम एल्वेलो कैपिलरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब वो डिस्ट्रक्शन होती है तो जो छोटे छोटे महीन आगे जो डिविजन्स होती हैं आपकी एयरवेज की, लगभग 23 से 26 होती हैं, तो वहाँ पे आखिर में वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जब आप मान लीजिए कि अगर आपके कोई कपड़ा आप पहनते उसका इलास्टिक ढीला हो जाए तो क्या होगा, तो ये लगभग वैसी स्थिति फेफड़े के अंदर आ जाती है। तो उसके कारण वो अपनी यथास्थिति में नहीं आ पाता, जो रहना चाहिए जल्दी ब्लॉक होता है। उसके कारण आपकी सारे का सारा जो व्यवस्था है सांस की, जो कुदरत ने बनाई है, दी है, वो बिगड़ जाती है और आपको सांस चढ़ने लग जाता है। डॉक्टर साहब, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस की बात करें और एमडीआर की बात करें, पूरा मेडिकल तंत्र, सरकारी तंत्र इसे कंट्रोल करने में लगा है, लेकिन इसके मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि ये अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है, ऐसा क्यों? देखिए, टीबी पे मैं बाद में आता हूँ। अगर आप कोविड की बात करिए, कोविड बीमारी कैसे फैली? सांस से फैली। खूब इसके ऊपर लेख लिखे गए, खूब नूरा कुश्ती हुई, दिक्कत आई, चाहे आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलिए, अब आप सारे बोलने लगे कि एयरबॉर्न हो गया। इसी तरह से तपेदिक क्षय रोग, और जिसको आप टीबी बोलते हैं, इसका वर्णन बहुत पुराना है, और इसका अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम था, थाइसिस, जिसका मतलब ये था कि थाइसिस का मतलब ये है कि आप सुकुड़ के एक पतले से बन जाते। अगर आप देखेंगे जो टीबी का मरीज है, कई बार पुराने आदमी बोलते थे भाई तू तो टीबी का मरीज लग रहा है, जब पतला सुकुड़ा आदमी खांसी करता हुआ आता था, क्योंकि वो लोगों की ऑब्जर्वेशंस थी। इसी तरह से जब हम क्षय रोग की बात करते हैं या तपेदिक की बात करते हैं, इसका फैलने का ढंग क्या है? सांस से। और एक अमूमन राय ये है कि जब तक आप एक टीबी के मरीज को डायग्नोस करते हैं तब तक वो 10 आदमियों में इन्फेक्शन दे चुका होता है। तो कहने की सिंपल मेरा बात है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से फैलता है, और इसके अंदर हमको ये रियलाइज हुआ है कि टीबी एक बीमारी ही नहीं है, ये जो हमारे सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारी एक इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको भी ये चिन्हित करता है। तो इसलिए अगर आप बीमारी को देखेंगे, टेक्निकली ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। पहले एक इंटेस्टाइनल टीबी था, वो जानवरों के दूध पीने से फैलता था, जिसको माइकोबैक्टीरियम बोविस कहते थे। इसी तरह जानवरों में भी बहुत ज़्यादा टीबी का इंसिडेंस है। तो कहने का सिंपल आइडिया है कि क्योंकि ये सांस के जरिए फैलता है, इसलिए जब तक आपको पता चलता है कि टीबी है, तब तक आप दूसरे लोगों को संक्रमण दे चुके होते हैं। और जब आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है तो उसमें न्यूट्रिशनली दिक्कत पड़ती है। उसके अंदर आप एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। उसके अंदर जो संचार इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके औजार इस्तेमाल हो रहे हैं खाना बनाने के लिए, लोग अगर आप देखेंगे पुराने टाइम के अंदर खाना बनाने के टाइम, अब भी गरीब आदमी या गरीब तबका लोग या कस्बों के अंदर अभी जिससे इंडोर पोल्यूशन बहुत होता है, आपके लकड़ी से बनाते हैं, गोसे यूज करते हैं। जाएगा पुराने टाइम में अंगीठी इस्तेमाल होती थी, वो अब भी जगह पे, अगर आप हैरान होंगे कि अभी भी काफ़ी जगह ग्रामीण प्रवेश में होता है। कई बार घरों में भी हो जाता है कि साहब हमें तो चूल्हे की रोटी पसंद आती है, लेकिन गृहिणी को उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है इंडोर पोल्यूशन के रूप में। तो उससे आपके जो सेल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, वो खराब हो जाती है। तो टीबी के अंदर अगर आपको टीबी को जीतना है, ये अकेली दवाइयों से नहीं जीती जा सकती। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, जहाँ टीबी पे उन्होंने काफ़ी हद तक जीत पाई, वो इसलिए पाई कि उनका जो न्यूट्रिशनल, सोशल, इकोनॉमिक लेवल ऊपर गया। आपका जो रहने का, अगर आप लंदन की कहानियाँ देखें, लंदन की कहानियाँ विलायत की देखें, तो जो उनका पहले आज 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में था, उसको आप कंपेयर करिए, बिल्कुल फ़र्क है। अगर आप आज की मैं बात करूं, बाहर जो हम कैंपसेस में रहते हैं, कंटोनमेंट एरियाज में रहते हैं, या गवर्नमेंट नोटिफाइड प्रॉपर अथॉरिटी जगह
आज के दिन हुडा का देख लीजिए, जिसको आज के दिन हम HVSP नया नाम है जो उनका, उनकी कॉलोनीज में रहते हैं, आपको रहने का डिफरेंस पता चल जाएगा कि वेंटिलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, करना है। सो स्वच्छ हवा, एडिक्वेट वेंटिलेशन, कम पॉपुलेशन, ये चीज़ें और अच्छा न्यूट्रिशन, ये चीज़ें इसको वैसे ही बॉडी के अंदर हेल्प करती हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमको उन चीज़ों पे बहुत काम करना है, तो वो एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है, कम करने के लिए हमें टीबी को जल्दी डायग्नोस करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हमें जो चीज़ें करते थे टाइम लगता था, जिस विद्या पे हम डिपेंड करते थे, जिसको हम AFB बोलते थे, एसिड फास्ट बेसिस, क्योंकि वो पाया गया था कि 20% हाइड्रोजन H2SO4 जो आपका एसिड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके ऊपर करके बनाते थे, हम ज़ील नीलसन स्टेनिंग बोल, वो सिर्फ 50% को पकड़ पाता था, और वो भी तब पकड़ पाता था कि उसके अंदर आपको 100 मिनिमम, पहले 1000 था और रिफाइंड हुई उसमें टेक्निक्स में 100 तक पकड़ पाए, मतलब 1 से 100 के बीच में नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए आपको कल्चर चाहिए होती थी, जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो करते थे, और जब वो ग्रोथ आप देखते थे, जो मीडियम यूज करते थे, 6 से 8 हफ्ते लगते थे। तो ये आप देखिए कितना बड़ा गैप है। रेडियोलॉजी एक्सरे के ऊपर आप टीबी को डायग्नोस करते थे, दवाइयाँ अब हमारे पास अचूक हैं, टाइमली इस्तेमाल होगा तो फर्क पड़ता है। तो जो सबसे बड़ा अब हमको जो एम्फोसिस है, जो प्रोग्राम चेंज हो रहा है, जो टीबी का डायग्नोसिस चेंज हो रहा है, वो इस बेस पे हो रहा है कि हमारे पास अब मॉलिक्यूलर टूल्स आ गए हैं कि अगर हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन बात करें, 2 घंटे में बलगम से हम देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। और जहाँ दिक्कत पड़ती है हम एक्सरे, ये मॉलिक्यूलर टूल्स और जो कल्चर की विद्या है, जो लिक्विड कल्चर्स आ गई है, उसके बाद अब 10 से 14 दिन में बैक्टीरिया पकड़ा जा सकता है। तो टीबी का फैलने के 3 कारण थे। सबसे पहले तो ये कि श्वास के जरिए फैलता था। आप सब कुछ बंद कर सकते हैं, आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते। खाना तो आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सांस लेने से व्रत रख सकता है। आदमी का नाम ही आदमी, जब दम आएगा तो आदमी रहेगा, तो वो रहा है। दूसरा जो हमारा सोशल न्यूट्रिशनल जो परिवेश था, मेल न्यूट्रिशन था, जो हमारा परिवेश था, उससे हमें दिक्कत आई। और तीसरी चीज उसके अंदर ये था कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स थे बड़े क्रूड थे। अब जैसे जैसे रिफाइनमेंट आ रहा है, वी आर पिकिंग इट अप, और हमें ये भी साथ साथ पता चल जाता है कि पहले 6 अगर हफ्ते तक पता चलता था कि टीबी है, उसके एडिशनल 6 से 8 हफ्ते लगते थे कि कौन सी दवाई को सेंसिटिव है। अगर किसी को यूटीआई है आज के दिन 48 घंटे में आपको पता होता है, किसी को निमोनिया में 48 घंटे में पता होता है, या पस से निकाल के। तो अब टूल्स जो बन रहे हैं वो डेफिनेटली उसको पकड़ के जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं। उसकी हमको आज बता रहे हैं कि क्या वो दवाई को, वो दवाई उसको भेदने में सक्षम है, मारने में सक्षम है कि नहीं। तो ये एडवांसेस हो रहे हैं जिसने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ, हम टीबी के ऊपर विजय पा सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर चलते बात कहूँगा कि कोविड के अंदर, क्योंकि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज चरमरा गई थी, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, तो उसका नतीजा ये निकला है कि लोगों ने कंटेक्ट नहीं किया, हर खांसी को कोविड समझने लग गए। व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि नियरली 40% हमारे निक्षय पोर्टल चैनल पे डिटेक्शन रेट, जब एनरोलमेंट रेट कम हुए, जो अब उसके बाद जब महामारी अब पीछे की ओर गई है, लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, और हमको उसका इंसिडेंस ज़्यादा दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, बात की थी पोल्यूशन की, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एसी का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो ये जो पोल्यूशन है ये लोगों के फेफड़ों पर किस तरीके का असर डाल रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो फेफड़ों के लिए हो? अगर वो एक्सरसाइज है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो ज़रूर बताएं। देखिए पूनम जी, बहुत वाजिब सवाल है, और ये हर साल ये सवाल ख़ास तौर पे जब आप पराली जलती है तो एक शोर मचता है, और अगर दिसंबर आप देखेंगे ठंड के अंदर एकदम बढ़ जाता है। ये नहीं कि अगले दिन अगर आप वायु देखते साफ है। पहली बात तो आपको मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मिथ है कि ये सिर्फ महानगरों में होता है। महानगरों में ज़्यादा है, वहाँ का शोर मचता है, क्योंकि लोग वहाँ रहते हैं, वो तंत्र जंत्र सबको कंट्रोल करते हैं, तो जब उनके ऊपर बात आती है तो वो शोर मचाते हैं। पोल्यूशन के भी 2 रूप हैं, एक जो आप बाहर देख रहे हैं जिसको हम आउटडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं, दूसरा रूप है जो आपने इनडायरेक्टली एसी का पूछा है, वो इंडोर एयर पोल्यूशन है। आउटडोर एयर पोल्यूशन सबको दिखता है, इंडोर एयर पोल्यूशन लोग बात नहीं करते हैं। दोनों ही खतरनाक हैं।
आउटडोर एयर पोल्यूशन को अगर आप देख के चलेंगे तो इसके अंदर खास तौर पे 70% से ऊपर मात्रा, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, लगभग 3/4 मात्रा आपकी व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उसके पोल्यूशन से है। अगर आप घनता देखिए कि व्हीकल्स की कितनी ज़्यादा है, इसीलिए वो आपने देखा होगा यूरो मार्क्स आ रहे हैं ताकि आप उतना प्रदूषण ना फैला सके, लेकिन उसके बावजूद भी जीरो तो फिर भी नहीं हो सकती एमिशन। इसी को आप वो कार्बन प्रिंटिंग से भी हम एनवायरनमेंट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब दूषण उसमें होता है बेंजीन आता है जिसको हम लेके चलते हैं, कार्बन है उसमें, बेंजीन भी है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी है उसमें। आप कभी PM 2.5 सुनते हैं, PM 10 सुनते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं शरीर ने, कुदरत ने ऐसे बनाया कि उसके अंदर आपका कितने लेवल तक का फेफड़े के जहाँ गैस एक्सचेंज है वो पहुंच सकता है। आमतौर पे मैक्सिमम छन जाता है नाक के अंदर, इसलिए लोगों को जुकाम, छांके, गाली, अपना खांसी वांसी उस समय आती है। जब और नीचे आता है तो ब्रोंकाइटिस करता है, और नीचे आता है जब वो फेफड़े को क्रॉस करता है उसकी घनता PM जो हम बात करते हैं, PM स्टैंड फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि फेफड़े अकेले कोई नहीं पोल्यूशन इफेक्ट करता, वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, वो गर्भवती औरतों को इफेक्ट करता है। ये देखा जा रहा है कि जहां पे पोल्यूशन में औरतें गर्भवती है, बच्चों की जो IQ है वो कम है, मेंटल रिटार्डेशन को लेके जा रहा है, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कर रहा है, स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। तो सर्दियों में पोल्यूशन इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि हवा में ठहराव आ जाता है, तो वो नीचे जब आ जाती है तो सारी सेटल होना शुरू होती है, तो वो आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बढ़ता है। इसीलिए मेरा कहने की एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है सबसे कि जहां तक हो सके अपने इलाकों में, पास के इलाकों में साइकिल या पैदल चल के चलिए, व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करिए। और ख़ास तौर पे हम लोग बात करते हैं किसान भाइयों के लिए, मैं किसान परिवार से आता हूं, क्योंकि आज के दिन किसान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर सरकारों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि उनको पराली न जलाने पड़े, ताकि जितनी जल्द हो सके वो अगली खेती का उसमें इस्तेमाल कर सके। ये खास तौर पे दिक्कत आ रही है चावल बेल्ट्स के अंदर, ये नहीं कि लोग पहले नहीं करते थे लेकिन होता था। इंडोर पोल्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे लोगों को बड़ा शौक है कारपेटिंग का, लोगों को बड़ा शौक है मोटे मोटे रग्स यूज करने का। इसी तरह से जो छोटे परिवार है जहाँ जगह नहीं है वहां पे चूल्हा जलता है, गैस जलती है, कंबस्शन होता है। सो नेट रिजल्ट क्या है, उससे इंडोर पोल्यूशन आ रहा है। और जो गृहिणियां हैं उनको जो कार्बन सूट और जो आपकी गैसेज आ रही हैं वो अंदर फेफड़े में जाती है। जब हम अंदर फेफड़े को देखते हैं ब्रोंकोस्कोपी में काला काला लगा होता है, और उन पेशेंट्स में TB का इंसिडेंस भी ज़्यादा है, कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा है। इसीलिए जो सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई कि आप क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग यूज करिए। उसमें क्या खामियां क्या अच्छाइयां वो अलग चीजें हैं, लेकिन बेसिक मकसद उसका यही है कि हम इंडोर पोल्यूशन उससे कम कर सके। सिमिलरली लोग इंडोर पोल्यूशन कम करने के लिए आज के दिन वो रूम फ्रेशनर्स वगैरह ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि खुला अगर वातावरण रखेंगे, खिड़कियां रखें, वेंटिलेशन रखिए, वो बहुत जरूरी है। जो आपका AC की बात की या आपके डेजर्ट कूलर्स की बात की, लोग उसको यूज करते हैं, उसमें फफूंदी आ जाती है, उससे आप कई तरह की डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं जिसको हम हाइपरसेंसिटिविटी निमोनिया बोलते हैं, या आपका कूलर फीवर भी आ गया या AC फीवर भी आ गया। तो इसलिए जब आदमी देखता है फ्रेश फील नहीं करता, सुबह शरीर टूटता है, दुखी होता है, थकान महसूस होती है, उसका कारण ये है। दोस्तों सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। एक तो वेंटिलेशन अच्छी रखिए, सैर करने जाइए, कम से कम व्हीकल्स का यूज़ कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपके फेफड़े ठीक है तो आपका हार्ट भी स्वस्थ है, आपका ब्रेन भी स्वस्थ है और सारा शरीर स्वस्थ है। सो फेफड़ों को रखिए और सिगरेट का त्याग कीजिए।